चलें, अब क्या कर सकते हैं। जी क्यों देते हैं, फिर शुरू करेंगे जी। जी क्यों है जी, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे आपको आज यहाँ पे मदू किया जहमत दी। मैं खुद बंद किया, मेरा ख्याल है आवाज़ ठीक है, ज़रूरत नहीं है, गूंज रही थी। आज बहुत ही एक अनहोनी हुई। मैं एक नाक़िस सा कानून का तालिब इल्म भी हूँ और डिग्री भी लॉ की है। कुछ अपने तालिब इल्मी के ज़माने के अयाम जो हैं वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स और एजिटेशन में भी गुजारे हैं। वकला तहरीक में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इस मुल्क में अच्छे बुरे कानून बनते भी देखे हैं, टूटते भी देखे हैं और हर हवाले से रूल ऑफ लॉ के लिए हमेशा एक जद्दोजहद भी की है। आज जो मनाजिर देखने में आए वो इससे पहले कभी नहीं देखे गए थे। हर मुकदमे का ना एक तरीक़ेकार होता है कि उसने किस कोर्ट में शुरू होना है, किस कोर्ट में इख्तिताम पजीर होना है, और एक तरतीब है, तरतीब बनी हुई है कि लोअर कोर्ट्स जो हैं उनको ट्रायल कोर्ट इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे ट्रायल्स चलते हैं मुकदमात के। और उसके बाद फिर एक स्ट्रक्चर है, हायरार्की है कि जब कोई भी मुकदमा या कोई भी ऐसा मुल्ज़िम जो किसी मुकदमे से मुतमईन ना हो, उसके पास ऑप्शन होता है अपील का। अपील का ऑप्शन आप एक्सरसाइज करते हैं पहले हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और दर्जा बदर्जा जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे आपको ये मौका मिलता है कि आप अपनी मुकदमे की सुनवाई करा सकें, अपनी अपील जो है वो दायर कर सकें। अगर आपकी हक तलफी हुई है और आप समझते हैं कि आपकी दादरसी होनी चाहिए, तो फिर आप कोई भी अपना ग्रीवेंस जेन्युइन कोर्ट के सामने रख सकें। अब तरतीब भी मौजूद है, प्रोसीजर भी मौजूद है, कवानीन भी मौजूद हैं, मगर ये तरतीब कुछ लोगों के फ़ायदे में इसको उल्टा दिया जाता है और कुछ लोगों के नुकसान में उल्टा दिया जाता है। पनामा का केस आपने देखा कि पनामा के केस में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच का बाकायदा सुपरवाइजरी बेंच बना। उनका काम था केस की निगरानी करना और केस को आगे चलाना, और ट्रायल कोर्ट की निगरानी खसूसी तौर पे करना कि ट्रायल कोर्ट जो है वो मुकदमे को कैसे आगे चला रहा है, किस पेस पे चला रहा है। और जब ऐसा होता है तो फिर ट्रायल कोर्ट पे असरअंदाज भी हुआ जाता है। और पनामा के केस में ट्रायल कोर्ट पे जो असरअंदाज हुआ जा रहा था वो मुल्ज़िम के नुकसान में हुआ जा रहा था। यानी आला अदालतें मुल्ज़िम के नुकसान में ट्रायल कोर्ट पे असरअंदाज हो रही थी। और वो सब ने देखा कि किस तरीके से सुपरवाइजरी जजेस ने अपना किरदार अदा किया और पनामा के पूरे केस को ना सिर्फ सुपरवाइज किया बल्कि आखिर तक उसकी पैरवी करते रहे। और कुछ मुल्ज़िमान होते हैं जो
जिनको लाडलेपन का दर्जा हासिल है, और वो लाडले माने भी जाते हैं, जाने भी जाते हैं, और उनके लिए ना आइन देखा जाता है, ना कानून देखा जाता है, ना दस्तूर देखा जाता है, ना रिवायात देखी जाती हैं, और हर कानून, हर दस्तूर, हर आइन को उनके फ़ायदे में इस्तेमाल करने के लिए तदबीरें बनाई जाती हैं। और ये बार बार साबित किया जाता है कि ये कोई ऊपर से उतरी हुई मखलूक है, कोई लाडला है जिसको कोई ना कोई फ़ायदा देना मकसूद है। तोशा खाना का जो मुकदमा है बुनियादी तौर पे वो बड़ा क्लियर कट एक चोरी का मुकदमा है, जिसमें ना सिर्फ नाकाबिले तरदीद सबूत आ गए, शहादतें आ गईं, और ये बात साबित हो गई कि ना सिर्फ चोरी की गई है बल्कि जो असासे के तौर पे ज़ाहिर करना होता है कोई भी आपने चीज़ ली हो उसको, वो कहीं पे उसको ज़ाहिर नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन में जो रिटर्न्स दाखिल होती हैं वहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। और उसके बाद जो ख़रीदो फ़रोख्त जारी रही, यानी तहाइफ हासिल करके उनकी फ़रोख्त से हासिल शुदा रकम, उसकी भी कोई डिक्लेरेशन नहीं है। जो ओरिजिनल कंप्लेंट के अंदर जब डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया तो ये बात सामने रखी गई कि जो फ़रोख्त से हासिल शुदा रकम थी उसको भी कहीं डिक्लेयर नहीं किया गया और उसको भी छुपाया गया है। तो इंसान छुपाता उस चीज़ को है जिसमें कोई बात गलत हो, जिसमें कोई ना कोई अमल गैर कानूनी हो, जहाँ पे इंसान ने दावे तो रियासत मदीना के किए हों, मुस्लिम उम्मा के कौज़ के दावे किए हों, मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने का एक शख्स दावेदार हो, और फिर हकीकत ये निकले कि तहाइफ जो दोस्त ममालिक की तरफ से आए उनको बेच दिया जाए, उनको डिक्लेयर ना किया जाए, और एक ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से बाकायदा एक व्यापार शुरू कर दिया जाए। तो ये बहुत कम होता है कि इस तरह तोशाखाना के तहत बहुत सारे हुक्मरान लेते हैं, उसके रूल्स बने हुए हैं। यादगार के तौर पे कोई भी दोस्त ममालिक का सरबरा आया है, उसने कोई तोहफ़ा दिया, तो लोग ये समझते हैं कि यादगार के तौर पे, सूवेनियर के तौर पे, मोमेंटो के तौर पे किसी चीज़ को रिटेन कर लिया जाए, रख लिया जाए। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये डिबेट नहीं है कि किसने कितने तहाइफ लिए, कितने नहीं लिए। डिबेट ये है कि एक शख्स ने तहाइफ को अंडर वैल्यू करके ब्लैक मार्केट में बेचा, और ब्लैक मार्केट में बेचने के साथ साथ जो रकम हासिल की वो ना सिर्फ अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाए बल्कि अपने अहले खाना के ज़ाती इस्तेमाल में वो आई, और जो करोड़ों रुपए हासिल किए गए थे वो खा लिए गए। तोशा खाना का तोहफ़ा इसलिए नहीं मिलता कि उसको बेचा जाए, ये नायाब चीज़ें होती हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं ना जिनकी आप कीमत नहीं लगा सकते। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में नायाब होती हैं। खाना काबा के मॉडल की डायल वाली जो घड़ी थी वो नायाब घड़ी थी, वो दुनिया में एक ही पीस था, और वो उस पर उसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। एक तो देने वाला एक दोस्त मुल्क का सरबराह है, वली अहद है, दूसरा वो चीज़ मेड टू ऑर्डर है, कस्टम मेड कहते हैं इसको, या मेड टू ऑर्डर कहते हैं कि ये स्पेशली कुछ अशखास के लिए बनाई जाती है और ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। अगर कोई शख्स इसको ख़रीदना चाहेगा तो ख़रीद नहीं सकते क्योंकि उसकी मालियत कोई नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो तमाम तहाइफ लिए गए, ये इस मकसद से नहीं लिए गए थे कि इनको घर पे डिस्प्ले किया जाएगा, इनको बतौर सूवेनियर रिटेन किया जाएगा, बतौर यादगार रिटेन किया जाएगा, बल्कि ख़रीदो फ़रोख्त का एक बाज़ार जो था वो गर्म किया गया,
और बाकायदा एक व्यापार जिस तरह होता है, गिव एंड टेक होता है, ये तमाम तहाइफ उसी तरह ब्लैक मार्केट में बिके, और ब्लैक मार्केट में बिकने के साथ साथ इनको डिक्लेयर नहीं किया गया। जब इनको डिक्लेयर नहीं किया गया तो इनसे हासिल होने वाली रकम भी जो है वो भी डिक्लेयर्ड नहीं थी। अब आज ऑनरेबल मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तारीख रकम की है, जिनके लिए उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। किसी फौजदारी मुकदमे में, पाकिस्तान की तारीख चेक कर लें, किसी फौजदारी मुकदमे में जब हाई कोर्ट के लेवल पे अपील पेंडिंग हो, सज़ा मुअत्तली का फैसला पेंडिंग हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को नहीं सुना करता। एक तरतीब है कि हाई कोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है। ये पाकिस्तान की पूरी तारीख का वाहिद केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज केस के मेरिट्स डिस्कस किए, ये पता होते हुए कि केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग चल रही है, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त जो है वो पेंडिंग है। जो इनडिसेंट हेस्ट या उजरत है वो जज हुमायूं दिलावर ने नहीं की, वो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक इनडिसेंट हेस्ट में नजर आए, अनड्यू हेस्ट में नजर आए। क्यों? और मैं ये बात मेरिट पे करता हूं, मेरा दिल दुखी है एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। यानी आपको अगर इतना लगाव है इमरान खान साहब से और आप समझते हैं, आज आपने गुस्से में वकील को कहा कि क्यों ना उनको रिलीज, वो नजर आ रहे हैं कहीं, यानी आपको ये भी तवक्को थी कि शायद नजर ही आ जाए कोर्ट रूम के अंदर, दोबारा मौका मिल जाए गुड टू सी यू कहने का। लास्ट टाइम जिस्मानी रिमांड पे तहकीकाती इदारे की तहवील से छुड़वाया, और इस दफ़ा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तो आपने हाथ बांध दिए ना। मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कल अपील सुननी है, आपने जो आज किया है केस के साथ, उसके एक एक मेरिट को डिस्कस करके, उसकी फाउंडेशंस को शेक करके, कौन जूनियर जज ये हिम्मत या हौसला करेगा कि वो आपके जो आज आला इरशादात थे उनकी खिलाफ वर्जी की जुर्रत करे? कौन जूनियर जज ये जसारत करेगा कि आपके फरमुदात की खिलाफ वर्जी का ख्याल भी अपने जहन में लाए? और ये इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि ये नहीं देखा कि जज हुमायूं दिलावर अकेला नहीं है, इसमें एक जज जफर इकबाल भी था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये मत भूलिए कि ये मुकदमा तोशा खाना का 11 माह चला है, 11 माह। ये उजलत में फैसला नहीं हुआ। मुझे कोई और मुल्जिम बता दें जिसकी 40 से ऊपर हाजिरी माफ़ी की दरखास्तें मंजूर की गई हों। कोई और मुल्जिम बता दें जिसका मुकदमा जिसमें 2 या 4 गवाह हैं वो 11 माह चला हो। कोई और मुल्जिम बता दें जिसका एक जज जो है उस पर प्रेशर डाल के उसको चेंज करवाया गया हो और दूसरे जज को गालियां देकर, उसकी जाली फेसबुक पोस्टें बनाकर उसको अंडर प्रेशर लाया गया हो। कोई और मुझे केस बता दें। आज कहा गया जी उजरत में किया गया है, आपकी बारी आ जानी थी। मेरा ख्याल है डर ये था कि शायद रिटायरमेंट नज़दीक है तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील को लंबा ना कर दे, मेरे जाने के बाद मेरा महबूब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ना आ जाए। अगर मेरे जाने के बाद मेरा महबूब सुप्रीम कोर्ट में आता है तो मुझे उससे उसका दीदार करने का मौका नहीं मिलेगा, उसको रिलीज़ करने का मौका नहीं मिलेगा। आप ज़रूर रिलीज़ करें, मगर देखें एक प्रोसीजर है। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लंबी तारीख नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दिन की तारीख दी है, यानी गुज़िश्ता कल मुकदमा लगा हुआ था, आइंदा कल की तारीख है, आइंदा कल वो मुकदमा अपील और सेंटेंस सस्पेंशन जो सज़ा की मुअत्तली है वो कल सुनी जानी है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये जानते बूझते हुए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शॉर्ट डेट दी है, अपील को सुनना है, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त को सुनना है, आज आपने मेरिट्स में जाके पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी की कि आपने केस के मेरिट्स डिस्कस किए जो आपका इख्तियार नहीं था, जो आपका इस्तेहकाक नहीं था। आज आपने मैसेज दे दिया कि, और गुस्से में दिया कि हम इसको छोड़ना चाहते हैं। जब आप ये मैसेज देंगे, तारीख बिल्कुल उलट है। पनामा के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक बेंच बनाया गया मॉनिटरिंग के तौर पे मियां नवाज शरीफ को सजा दिलवाने के लिए, और इधर आज एक मॉनिटरिंग बेंच बैठा है सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान की सजा ख़त्म करने के लिए। तो ये जाने से पहले जो आपकी ख्वाहिशात हैं, ऑलरेडी आपकी फैमिली का एक बायस है, आपको रिक्यूज़ करना चाहिए।
आपकी मदर इन लॉ की ऑडियो आने के बाद कि वो जलसों में शरीक होती हैं, वो ना सिर्फ जलसों में शरीक होती हैं, वो आपके साथी जजेस को फ़ोन करती हैं, मैंने मुनीब से भी बात की है, मैंने फ़लाँ से भी बात की है। आपकी फैमिली का क्योंकि एक ताल्लुक है और वो जलसों में जाते हैं और आपके साथ बातचीत करते हैं केसेस के ऊपर, आपको ये केस नहीं सुनना चाहिए था। इसी तरह मज़ाहिर नकवी साहब हैं आला हज़रत, उनको भी ये केस नहीं सुनना चाहिए था। उनके खिलाफ ऑलरेडी एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस पेंडिंग है, तो फिर क्या वजह है कि उनको भी बेंच से अलहदा नहीं किया गया? उनको भी बेंच से अलहदा होना चाहिए। ये तारीख रकम हो रही है एक मुलजिम की खातिर, जिस मुलजिम को उसकी सजा मुअत्तल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बेताब है, चीफ जस्टिस बेताब है। सारे रूल प्रोसीजर को वायलेट करते हुए, तमाम कवायद जवाबित को अपने पैरों तले रोनते हुए वेट कर लेते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई ना कोई फैसला तो देना है ना, और ये किसी को नहीं पता वो क्या फैसला होगा। वेट कर लेते कि वो स्टेज आती सुप्रीम कोर्ट में अपील की। मगर ये इतना अफसोसनाक अमर है कि आप वेट नहीं करते। इतनी बेताबी, इतनी बेचैनी क्या किसी बशीर, बूटे और अहमद के लिए भी होती है, जिनकी 2-2 साल अपीलें नहीं लगती? आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देख लें, 2021 की अपीलें अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं, मगर इसकी अपील जल्दी लग जाती है। क्या किसी, आज मैं बात करना चाहता हूं, क्या ये मज़ाहिर नकवी ने शाहरुख जतोई कत्ल केस में एक बासर मुलजिम को बाइज्जत बरी नहीं किया कत्ल करने के बावजूद? कत्ल का केस है और सुप्रीम कोर्ट से मुलजिम बाइज्जत बरी हो जाता है, उसके पास पैसे हैं, मालदार आदमी है, असर रखता है अपना। यही हाल है। किसी गरीब का केस जाएगा तो उठा के बाहर फेंकते हैं, परवाही नहीं होती, क्योंकि सास इन्वॉल्व नहीं है ना। सास को गरीब आदमी का दर्द नहीं है, सास को तो दर्द है कि मेरा कप्तान निकला है बाहर, मैंने उसके जलसे में शरीक होना है। और सास की नज़र भी कमज़ोर है, क्योंकि लाखों लोग उनको नज़र आ रहे थे सड़क पे, लाखों लोग होते नहीं हैं। और वही बात उन्होंने मुनीब साहब को भी बताई। तो देखें, अगर इंसाफ और अदल के निज़ाम के साथ ये खिलवाड़ करना है, पाकिस्तान की तमाम जेलें खोल दें। एक और ख़बर आपको दूं, सदर पाकिस्तान ने 14 अगस्त को, जिस तरह वो करते हैं ना, कोई भारतीय माहीगीर आ जाता है तो उसकी सज़ा माफ़ कर देते हैं, इमरान खान साहब की सज़ा में 6 महीने का उन्होंने कमी का ऐलान किया है। वो ऑर्डर मैं आपसे शेयर कर लूँगा। सदर पाकिस्तान ने 14 अगस्त के मौके पे भी डंडी मारी है। वो एक दिन था कि पाकिस्तान का झंडा लेके निकलते, कोई हुब्बुल वतनी का दर्स देते, कोई इस मुल्क की सालमियत के लिए दुआ करते, मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 6 महीने सज़ा में जो है कमी का ऐलान कर दिया, रिमिशन अवॉर्ड कर दी। तो जहाँ पे लॉ नहीं होगा और मदर इन लॉ होगी, वहाँ पे कानून का राज नहीं होगा। फिर वहाँ पे फिर ऐसा ही होगा कि कोई भी कातिल, डाकू, कोई भी चोर, उसके लिए रास्ते खुले होंगे, अदालतें आउट ऑफ टर्न फेवर देंगी। और मैं, चले पहले तो बतौर वजीर बात करता था ना, आज मैं एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे ये बात कर रहा हूँ, और शायद जब मैं कुर्सी वजारत पे था उससे ज़्यादा ज़ोरदार बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इसी अदलिया के कॉज के लिए मारे खाई हैं, डंडे खाए हैं, जेलें बर्दाश्त की हैं। हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन है रूल ऑफ लॉ के लिए इस मुल्क में। तो मैं ये समझता हूँ कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस बायस का इजहार किया है, उनको फौरी तौर पे इस केस से अलहदा हो जाना चाहिए। और लगता है कि एजाजुल हसन साहब और मुनीब साहब शायद अवेलेबल नहीं थे, वरना वो साथ बैठे होते। लगता है कि वो शहर से बाहर थे। और अब ये कह तो रिजाल है कि जज नहीं मिल रहे साथ बैठने के लिए, क्योंकि जैसी रिटायरमेंट करीब आती है लोग आंखें फेर लेते हैं, लोग किबला दुरुस्त कर लेते हैं, लोग आने वाले की आओ भगत करते हैं, जाने वाले को कोई नहीं पूछता। तो इस वक्त तो आपको पाकिस्तान के दौरे कर रहे होना चाहिए, मुख्तलिफ बार्स आपको बुलाएं, आपकी शान में फेयरवेल डिनर्स करें। मगर ये 15-20 दिन रह जाने के बावजूद, जो वर्किंग डेज हैं उसके रह जाने के बावजूद, आपको अभी तक किसी ने फेयरवेल पे नहीं बुलाया। और आप उन्हीं हरकतों पे उतर आए हैं जिसमें कानून और आइन को एक शख्स के लिए मुअत्तल किया जा रहा है, पैरों तले रोंदा जा रहा है, और अपनी मर्जी के फैसले देने की कोशिश की जा रही है। जनाब, सुप्रीम कोर्ट में गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया गया था इमरान खान को, तो उसके खिलाफ आपकी जो सियासी जमातों का जो अताद है, उन्होंने एक बड़ा वहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा सुप्रीम कोर्ट के सामने किया था।
तो क्या अभी जो गैर मामूली उनको सहूलियात दी जा रही हैं, या जिसको आप आउट ऑफ द वे आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने मुल्ज़ों को सहूलियात दे रहे हैं और उनके इरादे आप ज़ाहिर हैं, तो क्या इसके खिलाफ कोई सियासी कोई ऐसा है कि आपके तादी या आप कोई सुप्रीम कोर्ट के बाहर दोबारा आने का कोई इम्कान? नहीं देखें, शर्म किसी को एक दफ़ा दिलाई जा सकती है ना, रोज़ रोज़ किसी को आईना दिखाएं, शर्म दिलाएं। अब कोई शर्म ना खाता हो तो ये बाज़ार से तो नहीं मिलती कि ख़रीद के 2 पाव शर्म ला के किसी को लिफाफे में डाल के आप दे दें। तो शर्म तो एक ही दफ़ा दिलाई जा सकती है और आईना भी एक दफ़ा दिखाया जा सकता है। ये जो इश्क होता है ना, ये इंसान को फना कर देता है। इंसान आग में कूद जाता है, इंसान थल के सहराओं में फना हो जाता है। तो ये इश्क की कीमत जो है वो मैक्सिमम भी अदा करनी पड़े तो ये नज़र आ रहा है कि ये इश्क की कीमत अदा हो रही है। ये जो केस है तोशा खाना का, ये इलेक्शन कमीशन ने किया हुआ है और बाकी मामला तो उनके अपने हैं पीटीआई के। 26 करोड़ आवाम में जब भी मामला होता आप तोशा खाना उस मामले को लेते हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है? इलेक्शन कमीशन और कोर्ट्स के मामला है। देखिए, एक बच्चा पैदा हुआ है, वो इलेक्शन कमीशन ने पैदा नहीं किया। केस कहाँ से जन्म लिया केस ने? आपको मैं सिर्फ मालूमात में इजाफा करता चलूँ कि केस की शुरुआत होती है जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी स्पीकर कौमी असम्बली के पास एक रेफरेंस दायर करते हैं जिसको तोशाखाना रेफरेंस का नाम दिया गया। उस रेफरेंस की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत होती है और उस रेफरेंस की बुनियाद पे एक फ़ैसला आता है जिसमें इमरान खान साहब को बतौर MNA नाहिल किया जाता है। उस रेफरेंस की बुनियाद पे ECP एक क्रिमिनल कंप्लेंट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फ़ाइल करता है जो फाइनलिटी अटेन करता है और कन्विक्शन में रिज़ल्ट करता है। अगर हम रेफरेंस दायर ना करते तो ये केस नहीं होना था। अगर हम इसकी निशानदही ना करते, इस चोरी को ना पकड़ते, तो इलेक्शन कमीशन शायद ये केस ना कर पाता। तो ये कानूनी एक प्रोसीजर है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम एक इंटरेस्टेड पार्टी हैं, हमने ये केस शुरू किया, इसलिए हम ये समझते हैं कि इस केस पे आवाज़ उठाना ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। जावेद साहब, ये बताइए कि आप आइन और कानून की पासदारी की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 3 महीने के अंदर इलेक्शन ना करवाने का उन्होंने ऐलान किया और उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर तक हम हल्का बंदियाँ कंप्लीट करेंगे। क्या हल्का बंदियाँ कंप्लीट करना ज़रूरी था या इलेक्शन 3 महीने के अंदर अंदर करवाना? देखिए, ये एक कानूनी डिबेट है जिसके अंदर आइन के अंदर ये बात दर्ज है कि जब मरदमशुमारी होगी तो हल्का बंदियाँ उसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है और हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नहीं, PTI की गवर्नमेंट ने पंजाब में नए अजला बनाए। वज़ीराबाद का नया ज़िला बना, तौसा का नया ज़िला बना, तलागंग का नया ज़िला बना, मुतअद्दिद नए अजला बनाए गए हैं। क्या PTI को तब नहीं पता था कि नए ज़िले जब बनेंगे तो हल्का बंदियाँ भी वजूद में आएंगी? तब सियासी बुनियादों पे, अब हम उनको कबूल करते हैं, ये ज़िले बनने चाहिए थे इंतज़ामी बुनियादों पे, सियासी बुनियादों पे ज़िले बना दिए। तो ये तो सियासी जमात को ख्याल चाहिए था जो अजला पे अजला बनाई जा रही थी। तो ये एक आइनी रिक्वायरमेंट है जो पूरी होनी है। बतौर सियासी वर्कर मेरा ये मानना है कि इसको जल्द अज जल्द इलेक्शन करवा देने चाहिए और जितनी जल्दी होंगे उतना फ़ायदा है। तो मैं अगर हल्का बंदियाँ, क्योंकि एक आइनी रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी होनी चाहिए। जी जावेद, की बात आपने की कि इंसान सेवाओं की तरफ लेकर जाता है, तो बहुत सारे इदारों के चीज़ को आपके साथ भी इस वक्त कर रहे हैं। तो ये जो सियासी जमातों और सियासी रहनुमाओं के साथ इश्क की कहानियाँ हैं, ये जब खत्म नहीं होगी तो इदारे न्यूट्रल कैसे रहेंगे? कब खत्म होगा ये सिलसिला? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, बात बड़ी क्लियर है। मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, कुछ सोच समझ के किया, कुछ सीखने के बाद किया, मगर उसके बाद जनूबी पंजाब महाज बना। उसके बाद एक शख्स के जलसे फैसिलिटेट हुए, एक शख्स को ऑल आउट सपोर्ट दी गई, हमें दबाया गया, सज़ाएं दिलवाई गई। तो न्यूट्रलिटी तो वो होती है ना कि आप किसी की हिमायत ना करें। तो हम तो समझते हैं कि जब अप्रैल में 2022 में कहा गया कि हम न्यूट्रल हो गए, हमने तो मान लिया ना इस बात को। क्या तहरीक इंसाफ के सारे इलेक्टेबल्स देखें, राइट लेफ्ट जो खान साहब के लोग बैठे हैं, एक बंदा मुझे बता दे जो नज़रियाती हो। हमने तो चले हमारे खाए ना फ़िल्टर हो गए, हमने 2 अदवार में हम फ़िल्टर हुए, हमारे वही लोग रह गए जो जेन्युइन थे। हम जेलों में जाके अल्लाह ताला से डर के कहते हो कल को ये वक्त आना है, मैं जो यहाँ बात करता हूँ ये कर्ज़ है तारीख़ का, ये उतारना पड़ता है। मुझे अंदाज़ा है कल को जेल भी जानी पड़ सकती है और कल को इन अल्फाज की कीमत भी अदा करनी है।
ये तारीख़ का एक धारा है, किसी पे अच्छा वक्त है तो किसी पे बुरा वक्त है। मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूँ, तारीख़ के तालिब इल्म के तौर पे, एक स्टूडेंट लीडर रहा हूँ उस तौर पे इस बात को समझता हूँ। मगर शाह महमूद कुरैशी साहब से लेके, फिरदौस आशिक से लेके, फवाद साहब से लेके जितने लोग दाएं बाएं थे, क्या वो ख़ुद ज्वाइन किए थे तहरीक इंसाफ? क्या तहरीक इंसाफ एक फ़ितरी अमल के तौर पे सियासी जमात उभर के आई थी? क्या हमने जो 2 फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम गुजरे हैं, क्या हमारे पास अब एक फ़ितरी सियासी जमात मौजूद नहीं है? ये सोचना चाहिए उन लोगों को जो आला कार बने थे और आज मुश्किल में। शिराजी साहब, तोशाखाना केस है, इसमें अगर चीफ इनको रिलीफ देते, दीगर केसेस जैसा कि साइफर का मामला है उसमें तो गिरफ्तारी डाल दी और बाकी केसेस में उनकी जमानत, बड़ा वैलिड लीगल पॉइंट है आपका। क्या उसको उनको इसमें चीफ जस्टिस बाकी केसेस में भी राय के लिए, देखिए, दिल तो उनका करता होगा, मदर इन लॉ का भी दिल करता होगा, वो कहती भी होंगी उमर इसको रिहा कर दो। अब उमर पे है और राफिया पे है कि उमर और राफिया इसमें क्या किरदार अदा करते हैं, क्योंकि राफिया को भी उतनी परेशानी है जितनी मदर इन लॉ को है। ये जिनसे साथ ऑडियो थी ना, राफिया मैं बड़ी परेशान हूँ, लाखों बंदा जलसे में आया है, ख्वाजा तारिक रहीम साहब की अहलियाँ हैं, आप भूल गए। तो वो राफिया को भी परेशानी है, मदर इन लॉ को भी परेशानी है, उमर को भी परेशानी है। अब राफिया, उमर और मदर इन लॉ मिल के किस तरह निजात दिलाते हैं ये तो उन पे है। मगर साइफर के केस में कासिम के अब्बा 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पे हैं। अगर कल उमर, राफिया और मदर इन लॉ मिल के कहते हैं कि रिलीज़ कर दें तो फिर क्या होगा? रिलीज़ नहीं हो सकेगा जो मेरा ख्याल है, क्योंकि 30 अगस्त तक तो वो साइफर के केस में वो पाबंद सलासिल हैं। आपके बारे में मशहूर है कि माजी में हमने देखा भी है कि किसी की वीडियो वायरल हो जाती है, किसी के ऑडियो लीक करवा लेते हैं, किसी की डायरी जो है वो लीक करवा लेते हैं। इस वक्त आप कोई चीज के सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं, क्या कंपनी के पास भी वीडियो पे ऑडियो कोई डायरी नहीं है लीक करवा दिया? ये देखिए, एक तो लीक ना मैंने कराया ना आपने कराया, और जो आप कंपनी की बात करें ना, देखें ये फ़ौज को बदनाम करना बंद करें, खुदा का वास्ता। नहीं एक सेकंड, मुझे पता ना, मेरी बात सुने ना, टॉक शो ना बनाए। आपने एक सवाल किया ना, आपने नहीं, फ़ौज से मोहब्बत नहीं आपको ना, ये कंपनी मेरी अर्ज सुन लें, टॉक शो ना करें। मुझे, मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के आपसे आजाना मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ, मेरा जवाब सुन ले। ये जो सोशल मीडिया पे कंपनी करके फ़ौज को बदनाम किया जाता है ना, मैं इस पर भी बात करना चाहता हूँ। रोज़ कंपनी ने ये कर दिया, कंपनी ने वो कर दिया। इसी कंपनी के बच्चे हैं जो सब हिलाली परचम में लिपटे हुए घर आते हैं और जिनकी माएँ, पता होता है बच्चा शहीद हुआ है, परचम को चूमती हैं, आंखों से लगाती हैं। ये भी इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट हुआ, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। भाई वर्दी वालों का क्या कसूर है? डॉलरी जंगें, अब आप अंदाज़ा करें कि बेवकूफ़ कैसे लोगों को बनाया जा रहा है। डॉलरी जंगें, आखिरी डॉलर मिलिट्री एड में पाकिस्तान कब आया था मुझे आप बता दें। मुशर्रफ दौर के बाद मिलिट्री एड में $1 पाकिस्तान आया, मुझे बता दें। ये कहना कि दहशत गर्दों को, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ, मैं आपका तफसीली जवाब दूंगा, आपकी पूरी तसल्ली कराऊंगा। मैं उस पर भी आ रहा हूँ, जो आपने किया ना, मेरा जवाब ले लें। मैं ऑडियो लीज पे आ रहा हूँ। नहीं मैं एक सेकंड ना, क्योंकि अभी बात की ना कंपनी की, तो मैं नहीं वो उसने कंपनी की बात की ना, उस पर भी आता हूँ मैं, उस पर भी आता हूँ। आप नहीं आपने कंपनी कहा ना, तो कंपनी टिकटॉक के ऊपर कंपनी जो मर्जी कह दे, वो मुझे पता है कंपनी किसको कहते हैं। मैं भी टिकटॉक पे लाख से ऊपर फॉलोअर है, मैं कोई कल का बच्चा नहीं हूँ कि यहाँ पे आके बैठ गया और मुझे पता नहीं है कि आप कंपनी किसको कह रहे हैं। देखें, मेरा नज़रियाती इख्तलाफ है इस बात पे कि आप, पिछली गवर्नमेंट ने टीटीपी को आबाद करवाया, प्रो टीटीपी पॉलिसी उस खातून की वालदा की थी जो आज जेल में है, ये ना भूलें। और दहशत गर्दों के हाथों रोज़ ताबूत घरों में आते हैं। हिम्मत है उन लोगों की कि जिनके बच्चे सीनों पे गोलियां भी खा लेते हैं, ज़ख्मी भी होते हैं, और वो परचम को फिर भी चूमते हैं। ये क्या जज्बा है? ये कहाँ से आता है ये जज्बा? और आप यहाँ पे कहते हैं जी दहशत गर्दी के पीछे वर्दी है, और आप कहते हैं कि जी ये डॉलरी जंगें हैं। भाई आपके लीडर ने, आपकी वालदा की काबीना ने टीटीपी को वापस आबाद करवाया। और देखें, जहाँ तक बात है मियां नवाज शरीफ की, गुजरांवाला के जलसे में क्या कहा, आज तक बिलो द बेल्ट हिट किया, मुझे बता दें। कहा कि न्यूट्रल होना हमारी डिमांड है। जिस दिन न्यूट्रलिटी आई हम खामोश हो गए। ये जमात जिस तरह बनी थी ना,
इधर उधर से लोग तोड़ के, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। तो ये कुंभा को रातों रात फितरी अमल के तौर पे नहीं बना था, और वो मौजूद है लोग, आपको पता है जिन्होंने जोड़ा था। दूसरी बात, ऑडियोज के बारे में एक शख्स जिसका नाम काजी फैजी साहब, उसने मिन्नत की, उसके खिलाफ रेफरेंस बनाया उस कंपनी ने जिसके मौजूद इमरान न्याजी साहब थे और उनके कुछ रुफका और सहूलतकार थे। उन्होंने कहा कि उमर अताब बंदयाल साहब, ये ऑडियोज का सिलसिला बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं देखेंगे बाद में। तब तकब्बर था, गरूर था कुर्सी का। जब अपनी ऑडियोज आई हैं तो आज रो रहे हैं। तो बात ये है कि ऑडियोज कौन सा हैकर करता है, कहाँ से करता है, और आप जिन पे इल्ज़ाम धर रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता। काश उस वक्त काजी फैजी साहब की इल्तजा सुन ली होती तो आज ये ऑडियोज वाला मामला ना होता। और आज मैं तोशा खाना पे बात करने आया हूँ क्योंकि चोरी के लिए किसी ऑडियो की ज़रूरत नहीं है, चोरी के लिए किसी डायरी की ज़रूरत नहीं है। चोरी एक साबित शुदा है और जिसमें रिलीफ देने के लिए लॉ की जगह मदर इन लॉ का सहारा लिया जा रहा है। एक सवाल का जवाब ये बताइएगा, आपने यहाँ बैठ के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को मलाइन किया है, अभी उनका कोई फैसला नहीं आया। आप ये नहीं समझते कि लोगों नहीं, आप ये आपकी राय है मलाइन करना, या आप वाकई समझते मैंने मलाइन किया है? आपने कैंपेन तो चल रही है। नहीं, कैंपेन देखें, मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि उनकी फैमिली के लिंक्स हैं, कि वो जलसों में जाते हैं, वो बायस्ड हैं, उनको रिक्यूज़ करना चाहिए। इंसाफ का तकाजा ये है कि वो मलाइन वाला लफ्ज़ गलत है मेरे हिसाब से। देखिए ना, मुझे हक हासिल है अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का। मैं ये समझता हूँ कि वाकई उनको रिक्यूज़ करना चाहिए, उनको ये केस ही नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उनके लिंक साबित हैं। वो आए दिन उनको रिलीफ देने पे तुले होते हैं। थैंक यू।